नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। आप देख रहे हैं दिन भर दिल्ली। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। आज बात होगी एमएलसी चुनाव की। कैसे 13वें प्रत्याशी की एंट्री के बाद यूपी में सियासत और भी गर्म हो गई। बात होगी किसान आंदोलन की। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड निकालने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। अब दिल्ली पुलिस इनसे कैसे निपटेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारा पाला दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया है। और तांडव वेब सीरीज को लेकर अब सियासी घमासान क्यों शुरू हो गया है, वो भी आपको बताएंगे। दिन भर दिल्ली में बात होगी अमेरिका में बनने वाली नई सरकार की। भारतीय मूल के कौन से अमेरिकी जो बाइडेन सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से हम बताएंगे। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। एमएलसी चुनाव को लेकर अब महाभारत तेज हो गई है। जैसे ही 13वें प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल किया, उसके बाद से यूपी में सियासी पारा हाई हो गया है। अभी तक लग रहा था कि सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन कर दिया। अब एमएलसी चुनाव पर महाभारत होगी। जिसका गणित फिट होगा उसी की जीत होगी। प्रदेश में विधान परिषद की 12 सीटों पर होने वाला चुनाव अब काफी दिलचस्प हो गया है। 12 सीटों पर 13वें प्रत्याशी की एंट्री के बाद से अब चुनाव तो होगा ही, इसके साथ ही साथ चुनाव में मुकाबला भी काफी कांटे का हो गया है। क्योंकि 12 सीटों पर अगर 12 प्रत्याशी होते तो सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए जाते, लेकिन अब 13वें प्रत्याशी की एंट्री के बाद चुनाव होना तो तय हो गया है। चुनाव इसलिए दिलचस्प होगा क्योंकि सपा के पास दूसरा प्रत्याशी जिताने के लिए जरूरी वोट नहीं है। सपा का एक प्रत्याशी तो आसानी से जीत सकता है, लेकिन उसे दूसरा प्रत्याशी जिताने के लिए पूरा दम लगाना होगा। बीजेपी ने सिर्फ 10 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। उसके 10 प्रत्याशी आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस 13वें निर्दलीय प्रत्याशी महेश शर्मा ने पर्चा दाखिल किया है, उनको वोट किस किस पार्टी से मिलेंगे? क्या कांग्रेस, बसपा, अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से उन्हें मदद मिलेगी, या फिर ये पर्चा सिर्फ चुनाव कराने के लिए है? कुछ भी हो, बीजेपी के सभी 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कर दिया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने साफ साफ कह दिया कि उनकी तैयारी पुख्ता है। केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से स्वागत करता हूं। हम जैसे कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया है और हम लोग भी खरा उतरेंगे पार्टी के लिए और रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। सोमवार को पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन था और सोमवार को कानपुर के महेश चंद्र शर्मा ने पर्चा दाखिल करके सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। शर्मा के पर्चा दाखिल करते ही सियासी जोड़ चोड़ भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि 13वें प्रत्याशी के पर्चा दाखिल करने का मतलब है कि चुनाव में जोड़ तोड़ तो तय है। बीजेपी के सभी 10 प्रत्याशियों ने सोमवार को नामांकन कर दिया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में पर्चा दाखिल करने के वक्त मौजूद रहे। बीजेपी के सभी प्रत्याशियों में जीत को लेकर काफी आत्मविश्वास है। बीजेपी के पास मौजूदा समय में 310 विधायक हैं और एक एमएलसी के लिए करीब 32 वोट की जरूरत है। बीजेपी को अपना दल का भी समर्थन है। ऐसे में उसके सभी 10 प्रत्याशी आसानी से जीत सकते हैं। सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बधाई देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को, क्या उन्होंने मुझ में विधान परिषद के लिए विश्वास किया है और मेरे नहीं करोड़ों कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाले राजनीतिक दल, हम सब लोग राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ाने में, मोदी जी की नीतियों को बढ़ाने में, योगी जी की और संगठन को, नड्डा जी के विचारों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत करने में हमारी भूमिका होगी और मेहनत से और भी अधिक काम करेंगे। जितना ही संख्या बल है उतने संख्या बल पे हम लोगों ने एनडीए के प्रत्याशी के रूप में 10 प्रत्याशी उतार दिए हैं और वही 10 प्रत्याशी जीत के आएंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जैसे कार्यकर्ता सहित हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी, प्रदेश के महामंत्री संगठन आदमी बंसल जी, स्वतंत्र जी, केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने अवसर दिया है। आज हमने नामांकन किया। कार्यकर्ताओं के बीच का उत्साह बता रहा है कि अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी में ऊंचाई पर जाता है तो उसका कितना सम्मान होता है, आप इस बात का अंदाजा लगा। सोमवार को बीजेपी के 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। डॉक्टर दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, लक्ष्मण आचार्य, गोविंद नारायण शुक्ला, कुंवर मानवेंद्र सिंह,
सलील विश्नोई, अश्विनी त्यागी, धर्मवीर प्रजापति, सुरेंद्र चौधरी ने नामांकन किया। 28 जनवरी को विधान परिषद की 12 सीटों के लिए चुनाव होना है। महेश चंद्र शर्मा का पर्चा सही पाया गया, वोटिंग होना तय है। महेश चंद्र शर्मा अपना दल से जुड़े रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि महेश शर्मा को बीएसपी अपना समर्थन दे सकती है, क्योंकि मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो सपा को हराने के लिए बीजेपी को भी समर्थन देने को तैयार है। लेकिन बीजेपी ने 11वां प्रत्याशी ही नहीं उतारा है। ऐसे में सबकी निगाहें सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी महेश शर्मा पर टिकी हैं। विधान परिषद की पूरी सियासत सिर्फ महेश शर्मा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। शर्मा ने पर्चा तो दाखिल कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शर्मा जीतेंगे कैसे? उनके समर्थन में किस किस पार्टी के प्रत्याशी वोट करेंगे? आइए अब आपको विधानसभा में किस पार्टी के कितने विधायक हैं, इसके बारे में भी बताते हैं। विधानसभा में बीजेपी के पास 310 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के पास 10 एमएलसी जीतने की क्षमता है। सपा के पास 39 विधायक हैं, जिनमें 1 एमएलसी के जीतने की क्षमता है। बीएसपी के पास 18 विधायक हैं। अपना दल सोनेलाल के पास 9 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 7 विधायक, सुभाषपा के पास 4 विधायक हैं। आरएलडी के पास 1 विधायक, अन्य दल के पास 1 विधायक। विधानसभा में 3 निर्दलीय विधायक हैं। सपा के 2 और भाजपा के 10 प्रत्याशी मैदान में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद एमएलसी चुनाव न हो, लेकिन 13वें प्रत्याशी की अचानक से एंट्री ने सियासी संग्राम तेज कर दिया है। यानी कि 12वीं सीट के लिए चुनाव होना है। अब ऐसे में ये सीट किसके पाले में जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। सपा के 2 और बीजेपी के 10 प्रत्याशी मैदान में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद एमएलसी का चुनाव न हो और सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से 13वें प्रत्याशी की एंट्री हुई है, उससे ये साफ हो गया है कि अब 12वीं सीट के लिए महासंग्राम होगा। अब देखना है कि 12वीं सीट किसकी झोली में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अभी तक किसान आंदोलन से सिर्फ केंद्र सरकार ही परेशान थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस भी काफी हैरान है, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है और किसानों ने राजपथ पर ट्रैक्टर परेड निकालने का पहले ही ऐलान किया है। पुलिस सुरक्षा को लेकर चिंतित है और सरकार बदनामी से डरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी गेंद पुलिस के पाले में डाल दी है। ये जो काले कानून है, जब तक मोदी वापस नहीं लेता, जब तक किसान नहीं उठेंगे, चाहे लगे 2 महीने, चाहे लगे 6 महीने। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों की सरकार के साथ अब तक बात नहीं बन पाई है। कुश्ती और धरना प्रदर्शन से सरकार को अपनी ताकत दिखा चुके किसान अब दिल्ली में राजपथ पर किसान परेड निकालने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ सेना के जवान परेड निकालेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की ट्रैक्टर रैली होगी। प्रदर्शनकारियों ने ठान लिया है कि इस बार राजपथ पर एक तरफ सेना के टैंक होंगे, तो दूसरी तरफ किसानों का ट्रैक्टर चलेगा। लेकिन किसानों के इस ऐलान से केंद्र सरकार काफी घबरा गई है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सरकार को लग रहा है कि अगर किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर कुछ ऐसा वैसा कर दिया, तो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देश की बदनामी होगी। 2 महीने से अगर किसान आंदोलन कर रहे हों और सरकार उसका समाधान भी न निकाल पाई हो, तो फिर सोचिए देश के साथ साथ दुनिया में सरकार की क्या इमेज बनेगी। खुद सुप्रीम कोर्ट भी तो सरकार को फटकार लगा चुका है कि कृषि कानून पर सरकार को खुद समाधान निकालना चाहिए। लेकिन इस समय किसानों के राजपथ पर ट्रैक्टर मार्च के फैसले से सरकार काफी चिंतित हो गई है। गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला देने की गुहार लगाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को साफ साफ कह दिया कि किसानों को प्रदर्शन करने की इजाजत देने पर पुलिस को फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर तंज कसते हुए ये तक कह दिया कि अब अदालत को भी ये बताना पड़ेगा कि सरकार के पास पुलिस एक्ट को लेकर क्या शक्तियां हैं। हालांकि बुधवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन किसानों ने पहले से सोच रखा है कि वो 26 जनवरी को जवानों के साथ साथ ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा, उनका विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज होता जाएगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी यही अनुरोध है कि कानून जल्दी से जल्दी वापस हो और समस्या का समाधान निश्चित तौर पर हो सके, जिससे कि जो बेटा और बाप
इधर जवान है दिल्ली पुलिस का, उधर उसका बाप खड़ा हुआ है किसान बनके। इनकी लड़ाई खत्म हो, जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो और केस की अगली सुनवाई परसों होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस को एडजर्न करते हुए कहा कि परसों होगी और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी कहा है कि जो बातें मैंने कही हैं, जो तथ्य रखे हैं, इनमें क्या है, क्या सच्चाई, जो हमने रिप्लाई फाइल किया है, जो रिप्लाई दिया है, उसमें सारी बातें रखी गई हैं और ये बात हुई है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से 17 तारीख को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के लिए एक एप्लीकेशन मूव की है, जिसकी जानकारी मैंने सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। उसमें ये मांग की गई है कि 26 जनवरी से पहले अगर हमें रामलीला मैदान दे दिया जाता है तो हम उसमें रामलीला मैदान में पहुंच के बाकायदा 26 जनवरी की परेड भी देखेंगे और अपने आंदोलन को भी जारी रखेंगे, अपने अधिकारों की भी लड़ाई लड़ेंगे और अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे। कमेटी वाइस्ड है, इसीलिए मान साहब ने इस्तीफा दे दिया है। वो कमेटी के तीनों सदस्य निष्पक्ष नहीं हैं, राजनीतिक दल से प्रेरित हैं, संबंधित हैं। उन्होंने कृषि मंत्री जी से मुलाकात की, लेटर लिखा, आर्टिकल लिखे, अखबारों में छपे हैं, इसलिए वाइस है, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होना चाहिए कमेटी में। ऑनरेबल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों, किसान यूनियन संगठनों के अध्यक्ष हों, किसानों के परिवार के लोग हों, जिनकी मौतें हुई उनके परिवार के लोग हों और अराजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह में ट्रैक्टर परेड निकालकर देश को शर्मिंदा करने की तैयारी की जा रही है। इससे दुनिया भर में देश की बदनामी होगी, कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति बन सकती है। पुलिस की तरफ से अलग अलग रिपोर्ट का हवाला देकर कहा गया कि कई किसान गणतंत्र दिवस की परेड में खलल डालने के लिए लाल किले तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। दिल्ली में कौन आएगा ये पुलिस तय करे। क्या सरकार को शक्तियां बतानी पड़ेंगी? किसानों को हम फैसला नहीं दे सकते, दिल्ली में एंट्री पर पुलिस फैसला करे। 20 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। दरअसल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड के लिए इंडिया गेट पर सेना के जवान अभी से परेड की तैयारी कर रहे हैं। बीते कई दिनों से सेना के जवान कदम ताल करते हुए गणतंत्र दिवस की रिहर्सल कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि हर साल होता है। गणतंत्र दिवस के पहले जवान परेड की तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक तरफ सेना के जवान तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी अभी से ट्रैक्टर मार्च निकालकर 26 जनवरी के लिए तैयार हो रहे हैं। जवानों की तरह किसान भी 26 जनवरी के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। जिस तरह से जवान तैयार हो रहे हैं, उसी तरह से किसान भी अपने ट्रैक्टरों को रवा कर रहे हैं। इसके लिए किसानों को बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब किसानों से सवाल किया जाता है कि वो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन प्रदर्शन क्यों करेंगे, तो उनका जवाब होता है कि कोई बाधा नहीं डालेंगे, सिर्फ देश को बताना चाहते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। कृषि कानून उनके हित में नहीं है, सरकार कानून वापस ले ले तो वो भी अपने घरों को लौट जाएंगे। ये तीनों कानून हैं, जब पास हो जाएंगे, ये डेथ वारंट है किसान के लिए। और लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। आप उनसे पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहिए कि आप बताओ धान का कहाँ हमने एमएसपी दिलवाया, एक जगह में बता दो, एक जगह में बता दो। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी मिस्ड कॉल का इंतजाम कर लेती है कि अगर आपको सदस्य बनना है मिस्ड कॉल दीजिए। हम इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जानना चाहते हैं, वो फोन नंबर बताओ जिसमें किसान मिस्ड कॉल दे, जिसे एमएसपी मिल जाए। जो वहाँ पे कमेटी है उसने तय कर लिया कि हम रिंग रोड पर रहेंगे, ये कमेटी ने तय करा है। तो अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गई थी दिल्ली पुलिस, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को ही फैसला लेना है। अब अगर कोई दिल्ली पुलिस को कोई दिक्कत होगी तो जो कमेटी है हमारी सिंघू बॉर्डर, वहाँ पे जाकर बातचीत कर लेगी। ट्रैक्टर रैली में आप लोगों ने मोर्चे ने तय किया है कि कोई पार्टी के झंडे नहीं होंगे, लेकिन केवल तिरंगा होगा। तिरंगा रहेगा और जो अपने पार्टी के जो पार्टी का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी का, अपने तो झंडे लोग रखते ही हैं। फिलहाल मंगलवार को फिर से सरकार और किसानों के बीच में बैठक है। 9 बार की बैठक में कोई हल नहीं निकला है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी भी अपना काम कर रही है, लेकिन कमेटी से संवाद करने के लिए किसान तैयार नहीं है। किसानों ने तो सरकार को ये भी चेतावनी दे दी है, अगर जरूरत पड़ी तो वो 2024 तक आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपने घरों को वापस तभी लौटेंगे जब कृषि कानून वापस होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। एक वेब सीरीज को लेकर हंगामा मचा हुआ है। फिल्म में हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तांडव वेब सीरीज को लेकर अमेजॉन प्राइम से सफाई मांगी है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बयान देकर बीजेपी वालों को बेचैन कर दिया है। बीजेपी विरोध कर रही है, लेकिन अखिलेश ने आरोप लगाया बीजेपी वाले किसानों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। रेड्डी हो जा, अब पाप करना पड़ेगा। आप हो किसकी तरफ? सही और गलत के बीच में जो चीज आके खड़ी हो जाती है ना, उसे राजनीति कहते हैं, और हम राजनीति के साथ हैं। एक फिल्म को लेकर सियासत में तांडव मचा हुआ है। कई राज्यों में फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अब इसकी आंच यूपी तक आ पहुंची है। हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाकर बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तांडव फिल्म को बैन करने की मांग को लेकर बीजेपी नेता सड़कों पर उतर चुके हैं। फिल्म के कई सीन पर गंभीर आपत्तियां जताई गई हैं। मंत्री मोहसिन रजा ने तो यहां तक कह दिया कि इस फिल्म के विवादित कृत्यों को लेकर दोषी कलाकारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता भले ही देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी फिल्म को लेकर सियासत कर रही है। श्रावस्ती पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि देश का ध्यान किसानों से हट जाए, इसलिए एक फिल्म को लेकर बीजेपी के नेता सियासत कर रहे हैं, जबकि इसके पहले भी कई फिल्मों में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो चुका है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है और 2022 में अब सपा सरकार बनाएगी। हमें लगता है ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि देश में कोई माहौल खराब करना चाहते हैं और हमारी आस्था पर करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था को आहत करते हैं। तो हम मांग करते हैं कि इनको लाइफ टाइम बैन किया जाना चाहिए, इनके सीन नहीं हटाए जाना चाहिए। ऐसे लोगों को ही निकाल बाहर कर देना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से, जो बॉलीवुड में है। इनके लाइसेंस रद्द होना चाहिए, लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। हमारे देश में ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे ध्यान न हटा दिया जाए। ये तांडव पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए तांडव कर रहे हैं, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। किसान वो आंदोलन कर रहे हैं, बताइए उन्हें आतंकवादी बोले, एनआईए से जांच करा रहे हैं, क्या है? बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी तांडव वेब सीरीज पर जारी हंगामे को लेकर ट्वीट किया। मायावती ने कहा कि जिन दृश्यों से जातीय भावना भड़कती है, धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, उन्हें हटा देना चाहिए, जिससे कि देश में शांति और सौहार्द का वातावरण खराब न हो सके। फिल्म तांडव के विरोध में बीजेपी के विधायक और सांसद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध जता चुके हैं। फिल्म को बैन करने की मांग हो रही है। आइए अब आपको बताते हैं फिल्म तांडव को लेकर क्या आरोप लग रहे हैं। फिल्म पर हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप है। देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी की गई है। भगवान राम और शिव के बारे में भद्दे कमेंट करने का आरोप है। फिल्म में देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है। राम और शिव पर गंदे कमेंट किए गए हैं। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया। तांडव वेब सीरीज को अली अब्बास ने निर्देशित किया है। इससे पहले अली अब्बास जफर, टाइगर जिंदा है और सुल्तान जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। ये वेब सीरीज एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें सैफ अली खान और डिम्पल कपाड़िया मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में सुनील ग्रोवर, गौहर खान, कृतिका कामरा समेत कई बड़े सितारे नजर आ रहे हैं। फिल्म में शिव और राम का अपमान करने का आरोप है और इसीलिए इस फिल्म का बीजेपी नेता विरोध कर रहे हैं। फिल्म तांडव पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में हिंदू सेना की तरफ से 32 फिल्मी हस्तियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। लखनऊ में तांडव वेब सीरीज को लेकर हजरतगंज में एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ सीजीएम कोर्ट में भी फिल्म को लेकर सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने सीडी पेश करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल विवाद और विरोध प्रदर्शन को देखकर ऐसा लगता है कि विवाद अभी और ज्यादा लंबा चलेगा। तांडव पर छिड़ा संग्राम अभी शांत होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। पर्सनल ट्विटर हैंडल से ये ट्रेंड होगा। #अनुराधा is RPM। जिला पंचायत चुनाव को भी बीजेपी हल्के में नहीं ले रही है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव में पकड़ मजबूत करने के लिए जी तोड़ मेहनत आज से शुरू कर दी है।
और इसके लिए प्रदेश स्तर पर बैठकें भी शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव में परचम लहराने के लिए बीजेपी अभी से प्लानिंग में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी फाइनल किए जाएंगे। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया मंडल स्तर से शुरू होगी और जिला इकाइयों के माध्यम से प्रदेश कार्यालय तक आएगी, जिसके बाद प्रदेश कार्यालय से प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे। बीजेपी जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी, उन्हें जिताने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश मिलेंगे। लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ बगावत करके अलग से चुनाव लड़ेगा, तो उसके खिलाफ पार्टी कार्रवाई भी करेगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर रविवार को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में पंचायत आरक्षण घोषित होते ही प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया गया। बैठक में बीजेपी नेताओं ने एक रणनीति बनाई है। पार्टी पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिससे पार्टी ये पता लगा सके कि ग्राउंड लेवल की हकीकत क्या है। पंचायत चुनाव में परचम लहराने की कोशिश में जुटी भाजपा चुनावी व्यूह रचना को लगातार मजबूत बनाने में जुटी है। अलग अलग क्षेत्रों में मंत्रियों और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही जिलों में भी वहां के वरिष्ठ पदाधिकारियों नेताओं के समूह गठित किए जा रहे हैं, जिससे पंचायत चुनाव में कोई चूक न हो। प्रदेश सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के अध्यक्ष बाबूराम निषाद को काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और प्रदेश मंत्री शंकर लाल लोधी को सौंपी गई है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी को पता है कि छोटी पंचायतों में जब पकड़ मजबूत होगी, तभी प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत को हासिल करने में आसानी होगी। कैमरा पर्सन दिलीप रजक के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। वैसे तो भारतीय हर जगह बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन अब दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सबसे ताकतवर सरकार में भी भारतीय अपना परचम लहराएंगे। जी हां, अमेरिका में बनने वाली जो बाइडेन सरकार में कई भारतीयों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। वो कौन कौन से चेहरे हैं, आपको हमारी इस रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका की सरकार में भारतीयों का दबदबा होगा। इस बार अमेरिका में जो बाइडेन के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और उसमें भारतीयों का बोलबाला होगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में कुछ ही घंटे का समय बाकी है और जब जो बाइडेन की सरकार बनेगी तो अमेरिका में ही नहीं, भारत में भी खुशी की लहर होगी, क्योंकि 7 समंदर पार जब भारतीय अपना लोहा मनवा रहे होंगे तो इसकी भारत में भी खुशी होगी। बाइडेन ने अपने प्रशासन में अहम पदों पर 13 महिलाओं समेत कम से कम 20 भारतीय अमेरिकों को नामित किया है। इन 20 भारतीय अमेरिकों में से कम 17 लोगों को व्हाइट हाउस में अहम पद दिया गया है। ये पहली बार है जब शपथ ग्रहण समारोह में पहले किसी राष्ट्रपति के प्रशासन में इतनी अधिक संख्या में भारतीय अमेरिकों को नामित किया गया है। अमेरिका की कुल आबादी का 1% भारतीय अमेरिकी हैं और इस छोटे समुदाय से किसी प्रशासन में पहली बार इतनी अधिक संख्या में लोगों को नियुक्त किया जाना भारत के लिए गर्व की बात है। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की नई सरकार में किन भारतीयों को अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। नीरा टंडन को प्रबंधन और बजट निदेशक की जिम्मेदारी दी जाएगी। डॉक्टर मूर्ति को सर्जन जनरल बनाया जाएगा। वनीता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी मिलेगी। उज्रा जया को अवर विदेश मंत्री बनाया जाएगा। जो बाइडेन 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और इसी दिन कमला हैरिस शपथ ग्रहण करके देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगी। हैरिस अमेरिका में भारतीय मूल की पहली उपराष्ट्रपति होंगी। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी भी होंगी। कमला हैरिस के अलावा कई प्रमुख भारतीयों को अपने प्रशासन में शामिल करने बाइडेन ने ये संकेत दिया है कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं।
बाइडेन सरकार में भारतीयों का दबदबा इस बात का संकेत है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और बेहतर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत समाचार के साथ, देखते रहिए भारत समाचार।